आज की जो स्टोरी है ना, आप तभी सुनना जब आपका दिल मजबूत हो, क्योंकि आज जो ये मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये इतनी खौफनाक हो सकती है आपके लिए कि आपकी रूह कांप जाएगी। ये स्टोरी हमें भेजी हमारे सब्सक्राइबर दीपा ने। उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तो ज़्यादा देर न करते हुए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ऐसी और भी हॉरर और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सो दिस इज गौतम बद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। तो ये जो कहानी है ना, ये लगभग 2004 की है। दीपा जो है हमारी सब्सक्राइबर, वो बनारस की भोलानाथ कॉलोनी की। अब जो ये दीपा थी ना, ये बचपन से ही बहुत सुंदर थी। ये उनकी तब की स्टोरी है जब वो 14-15 साल की थी। वो शुरू से ही बहुत सुंदर थी। उनके बड़े बड़े बाल थे, उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी कि आप देखते ही रह जाओगे उन्हें। मतलब बहुत सुंदर थी वो बचपन से। तो उनके साथ जो इंसिडेंट होता है ना, ये इनकी रिलेटिव की शादी में जाते वक्त होता है। तो इनकी फैमिली में मैं बता देता हूँ कौन कौन है। इनकी फैमिली में इनके पापा, इनकी मम्मी और इनकी दादी थी। अब ऐसे ही ना, एक दिन इनके रिलेटिव्स की शादी का कार्ड इनके घर पे आता है। तो इनकी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यार अपनी रिलेटिव की शादी में जाएंगे। इन्होंने काफ़ी खरीदारी करी, काफ़ी शॉपिंग वगैरह करी और ये लोग निकलने को तैयार हो जाते हैं रिलेटिव की शादी के लिए। अब जो दिन था ना, वो भी इन्होंने मुझे बताया। वो दिन था शनिवार का। अब ये लोग अपनी गाड़ी में ही बैठने जा रहे होते हैं सारे के सारे। एकदम से पता नहीं कोई बिल्ली एकदम ऊपर से गिरती है और नीचे इनकी गाड़ी के पास गिरती है और एकदम वो मर जाती है। इतना पीछे से ना इनकी दादी बोल पड़ती है, अरे अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। अब इसके पापा जो थे ना, वो पेशे से डॉक्टर थे। तो यार पढ़ा लिखा इंसान इन चीज़ों में कहाँ बिलीव करता है। तो इसके पापा कहते हैं, क्या माँ आप कैसी बात कर रही हो, कोई नॉर्मल सी बात है, आप ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। अब दादी कहती है कि नहीं बेटा, हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशगुन है, किसी बिल्ली का हमारे गाड़ी के आगे आके मर जाना। तो दीपा के पापा कहते हैं, अरे हटो मम्मी यार, तुम छोड़ो, हम सब चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, बैठो और चलो यहाँ से निकलते हैं। अब जो इनकी सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी स्टार्ट होती है ना, वो इनके रास्ते से स्टार्ट होती है। अब जो इनके रास्ते में एक राजघाट नाम का पुल पड़ता था। मतलब इनकी रिलेटिव्स की शादी थी, इनके घर से 2-3 घंटे दूर था इनका जो रिलेटिव्स की शादी जहाँ पे थी। तो उसी बीच इनका एक राजघाट नाम का पुल पड़ता था। अब वो जो राजघाट नाम का पुल था ना, वो ऐसी नहर के ऊपर बना हुआ था जहाँ पे बहुत टोने टोटके वगैरह लोग करके जाते थे। जैसे हमारे दिल्ली में जमुना जी होती है ना, वहाँ पे काफ़ी लोग टोने टोटके वगैरह करते हैं रात में। ऐसे इनके बनारस का वो राजघाट पुल था जहाँ पे लोग टोने वगैरह करते थे, टोटके करते थे। काफ़ी रात को वहाँ बलाएं घूमती थी। अब इन्होंने निकले भी शाम में थे, तो अब शगुन भी हो चुका था। एक बिल्ली आके इनकी गाड़ी के आगे मर गई। तो अब ये लोग जा रहे हैं रास्ते पे। अब जैसे वो राजघाट पुल स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे इनकी गाड़ी खराब हो जाती है एकदम से, मतलब स्टार्ट ही नहीं होती। तो पीछे से दीपा कहती है, क्या हुआ पापा, आपकी गाड़ी क्यों रुक गई है? तो उसके पापा कहते हैं कि पता नहीं बेटा, एकदम से मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं हो रही है। अब उसकी दादी पीछे से बोल पड़ती है कि मैंने बोला था ना, अपशगुन है, ये पुल भी ऐसा ही है, ये भी मनूस पुल है, यहाँ पे लोग इतने टोने टोटके करते हैं, कोई भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगा। अब इसके पापा को तो उतरना पड़ा क्योंकि आगे जाके बोनट चेक होता है कि गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट है। अब इसके पापा ना आगे गाड़ी देख रहे हैं और पीछे दीपा बैठी हुई है। अब दीपा के पता नहीं एकदम माइंड में क्या आया, उसकी गाड़ी के जस्ट बगल में कुत्ता आ गया। अब वो उस कुत्ते को प्यार करने के लिए नीचे उतर गई गाड़ी से। अब जो इसकी दादी थी ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनकी आंख लगी हुई थी, वो सो रही थी उस टाइम। अब इसकी मम्मी आगे बैठी हुई, पापा के बगल की जो सीट थी, ड्राइवर के बगल वाली सीट, वहाँ बैठी हुई थी इसकी मम्मी। उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और दीपा गाड़ी से नीचे उतर गए उस कुत्ते के लिए। अब वो कुत्ता धीरे धीरे करके ना गाड़ी से, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता ना दीपा को उस कार से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब वो दूर ले जाते ना, एक पता नहीं, दीपा ने मुझे बताया कि एक लड्डू पड़ा था, वो डॉग ना उसको उसके पास ले गया। अब दीपा ने ना आओ देखा ना ताओ, उस लड्डू को उठाया और उस कुत्ते को खिला दिया। अब जो ये कहानी है ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है कि दीपा के साथ जो ट्रेजेडी हुई ना, वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब उसने तो अपने भोलेपन से वो लड्डू से खिला दिया और दीपा ने बाल भी वहाँ खुले रख रखे थे। अब एकदम से दादी की आँख खुलती है और वो देखती है कि दीपा तो है ही नहीं। वो जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरती है और देखती है कि दीपा तो पीछे उस कुत्ते के पास है और उसके पास जाती है दादी और उसको जल्दी से पकड़ती है और तू कहती है कि यहाँ क्या कर रही है तू, तुझे मना किया था ना गाड़ी से उतरने को, चल जल्दी गाड़ी में। अब दीपा तो आगे गाड़ी में बैठ जाती है, उसके पापा भी गाड़ी ठीक करते हैं और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद ना वो अपने रिलेटिव की शादी में पहुँचते हैं। अब ये जो 1 घंटे का जो ट्रैवल था ना, इस बीच में ना दीपा कुछ नहीं बोलती है, वो सिर्फ सोती रहती है। अब सब लोग ध्यान देते हैं कि दीपा काफ़ी देर से चुप बैठी है और सो ही रही है और इसकी ना थोड़ी हाव भाव भी हमें ठीक नहीं लग रहे हैं।
अब इन्होंने तब वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया और ये लोग रिलेटिव की शादी में पहुंच जाते हैं। वहाँ ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन दीपा अलग ही सबसे घूम रही थी। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी, किसी से कोई मिल नहीं रही थी, कोई फैमिलियर नहीं हो रही थी। मतलब रिलेटिव की शादी में आता है बंदा तो सोचता है कि मैं सबसे मिलूं, सबसे एंजॉय करूं, लेकिन दीपा बिल्कुल अलग हो चुकी थी। और जो बाकी रिलेटिव्स थे ना, वो दीपा के पापा मम्मी और दादी से बोलते हैं कि दीपा को क्या हो गया यार, ये सबसे कटी कटी क्यों घूम रही है, ना ये किसी से बात कर रही है, ना ये किसी से मिल रही है। तो दीपा की दादी बोलती हैं कि शायद दीपा की थोड़ी तबीयत खराब है ना, इस वजह से वो किसी से मिल नहीं रही है। तो सब लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, फीमेल्स प्रॉब्लम होती है, क्या पता कभी कभी तो लड़कियों का मूड इरिटेट हो जाता है। अब जो थी शादी खत्म हो गई, शादी खत्म होते होते विदाई भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, 2-3 बज गए रात के। अब रात के 2-3 बजे ना दीपा के पापा कहते हैं कि चलो हम लोग तो अभी निकलेंगे। अब सारे रिलेटिव उन्हें रोकते हैं कि आप लोग अभी नहीं निकलोगे, अभी नहीं निकलोगे। दीपा के पापा कहते हैं कि क्यों, हम क्यों नहीं निकलेंगे अभी, हम तो अभी चाहेंगे। तो सारे रिलेटिव कहते हैं कि आप लोग राजघाट पुल के ऊपर से निकलोगे इस टाइम, क्योंकि आपके घर का रास्ता वहीं से पड़ता है, लेकिन आपको हम अभी नहीं जाने देंगे क्योंकि उस राजघाट पुल की ऐसी ऐसी कहानियां हैं ना, वहाँ पे लोग टोने वगैरह करते हैं और बहुत सी बलाएं वहाँ घूमती हैं। सबको उस राजघाट पुल के बारे में पता था बनारस के। तो उसके पापा कहते हैं कि नहीं, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, मैं तो जाऊँगा, अभी निकलूँगा। अब दीपा की दादी भी बोलती हैं कि बेटा रुक जा, कुछ अच्छे के लिए ही रोक रहे हैं ये सब हमें। अब दीपा के पापा ना वहाँ भी बिल्कुल जिद करते हैं कि नहीं, अभी निकलूँगा, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मैं तो निकल रहा हूँ अपनी बेटी को लेके, ठीक है यहाँ से। तो दीपा की दादी, उसकी मम्मी भी कहते हैं कि हम लोग यहाँ रुक के क्या करेंगे, हम लोग भी चलते हैं। अब ये लोग रात के 3 बजे ही ना शादी से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अब घर की ओर जाते जाते फिर से वही राजघाट पुल पड़ता है इनके। राजघाट पुल पे पहुंचते ही इनके गाड़ी के आगे पता नहीं कहाँ से बुढ़िया औरत आ जाती है। अब वो इनकी गाड़ी रोकती है कि रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा। अब इसके पापा गाड़ी रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ बुढ़िया अम्मा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो बुढ़िया अम्मा कहती है बेटा मैं ना यहाँ पे जा रही थी तो मैं बहुत थक गई थी, अपने घर जा रही हूँ, मुझे तुम आगे थोड़ी सी छोड़ दोगे। तो दीपा की दादी बोलते हैं कि बेटा बिठा ले इसको, बहुत बुजुर्ग लग रही है, आगे छोड़ दियो इनको इनके घर के पास। अब ये लोग उस बुढ़िया औरत को बिठा लेते हैं अपनी गाड़ी में। अब थोड़ी ही दूर जाते हैं, जैसे ही पुल का एंड आता है ना, वो बुढ़िया अम्मा कहती हैं कि बेटा रुक जाओ, मेरे को यहीं उतरना है, यहीं मेरा घर है। अब उसके पापा देखते हैं कि आजू बाजू तो कोई घर ही नहीं है, आपको कहाँ जाना है। तो वो बुढ़िया ना कुछ बोलती नहीं है, उतरती है गाड़ी से और नीचे पुल के नीचे कूद जाती है। इतना देखते ही ना सारे हैरान हो जाते हैं, सबके रूह कांप उठती है भाई। वहां से दीपा की मम्मी कहती है कि जल्दी यहाँ से गाड़ी भगाओ, ये बुढ़िया औरत कोई छलावा थी और ये सिर्फ हमें फंसाने के लिए आई है, जल्दी यहाँ से गाड़ी भगाओ। दीपा के पापा ना आओ देखते हैं ना ताओ, बिल्कुल 100 की स्पीड से अपनी गाड़ी भगाते हैं और सीधा अपने घर पे रोकते हैं। अब घर पे पहुंचने के बाद ये लोग चैन की सांस लेते हैं। दीपा की दादी कहती है कि मैंने कहा था ना इस टाइम यहाँ से निकलना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। दीपा के पापा भी कहते हैं कि हाँ माँ, शायद मैंने आपकी बात ना मान के गलती तो कर दी है, लेकिन भगवान शायद हमें बचा ले इन चीज़ों से। अब दीपा जो थी ना, वो अभी तक बिल्कुल वैसी ही थी, उसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ना किसी से बात कर रही थी ना कुछ कह रही थी। अब दीपा के घर वाले सब नोटिस करने लगे हैं कि दीपा ना 1-2 दिन हो गए खाना भी नहीं खा रही है ढंग से, ना किसी से बात कर रही है, और उसकी चेहरा जो था ना, जो इतना खिलता था फूल की तरह, वो आज इतना डल हो गया है, बिल्कुल उस पर कोई नूर ही नहीं है। अब दीपा के पापा डॉक्टर थे पेशे से, तो वो उसको मेडिकेशन वगैरह भी देते हैं, लेकिन दीपा को कोई आराम नहीं आता। अब दीपा की दादी थोड़ा पूजा पाठ वगैरह में इन चीज़ों में रहती थी। दीपा की दादी ने कहा कि बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ है जो दीपा के साथ है। अब दीपा की जो दादी थी ना, वो एक पंडित जी को जानती थी। उन्होंने उस पंडित जी को अपने घर पे बुलाया और पंडित जी ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा ना, दीपा ने बताया कि जैसे ही पंडित जी ने कदम रखा ना, उन्होंने कदम पीछे ले लिया और कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ इतनी गंदी एंटिटी है ना कि बस मैं इस घर में एंटर भी नहीं कर सकता। अब दीपा की दादी बोलते हैं कि पंडित जी कुछ तो उपाय बताओ कि कैसे ये चीज़ ठीक होगी। अब पंडित जी कहते हैं कि दीपा सिर्फ एक ही जगह जाके आपकी ठीक हो सकती है। बनारस में एक बहुत ही प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है, वहाँ पे इसे लेके जाओ, वहाँ इसके 11 बार नारियल उतरवाओ, वहीं से ये ठीक हो सकती है। अब दीपा के पापा कहते हैं कि मैं तो इन चीज़ों में आज तक बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब ये चीज़ मेरे साथ हुई ना, तब मुझे पता लगा कि ये चीज़ कितनी भयानक हो सकती है। अब दीपा जो दिन पर दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, तो दीपा के घर वालों ने बिल्कुल भी लेट नहीं करा और उसे अगले ही दिन काली माता के मंदिर लेके गए। अब काली माता के मंदिर
के जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे, दीपा एकदम पीछे हो रही, सबसे हाथ पैर मार रही, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। अब सब लोग शौक की, यार जो बच्ची इतनी कोमल थी, सबसे इतने अच्छे से बात करती थी, वो आज ऐसे हमसे गाली दे दे के बात कर रही है, ऐसी गंदी गंदी गालियां भी दे रही थी जो आपको मैं बता नहीं सकता। वो लोग उसे अंदर लेके जाते हैं पकड़ के, कैसे तैसे वहाँ के पंडित जी को भी बुला लेते हैं वो लोग बाहरी, वो भी उसे पकड़ते हैं और अंदर लेके जाते हैं। अब दीपा जैसे ही अंदर जाती है तो पंडित जी उसके सर से नारियल उतारते हैं। नारियल उतारने के बाद ना पंडित जी उसे बोलते हैं कि अगर आपने 11 दिन में एक भी दिन मिस कर दिया ना तो इस बच्ची को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके पापा, मम्मी और दादी ने वहीं काली माता के सामने हाथ जोड़े और कहा कि माता रानी, मेरी बेटी को शक्ति देना और हमें भी शक्ति देना कि इन 11 दिनों को हम आसानी से निकाल सके और अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आ सकें। अब पहला दिन तो इनका गुजर जाता है सही से, लेकिन अगले दूसरे दिन ना दीपा इतना कलेश करती है घर में, इतना कलेश करती है, चीज़ों को इधर उधर फेंकना कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। लेकिन कैसे तैसे इन लोगों ने अपने 11 दिन दीपा को काली माता के मंदिर लेके गए और तब जाके दीपा ठीक हुई। लिटरली दीपा के जो चेहरे का नूर था ना, वो इतनी सुंदर थी, वो उसके धीरे धीरे वापस आने लगा और दीपा सबसे घुलने मिलने लगी, बातचीत करने लगी, अच्छे से खाना पीना भी खाने लग गई। अब जो दीपा के पापा थे ना, सबसे बड़ा रोल उनका ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी थी दीपा के पीछे। क्योंकि एक एंटिटी जब किसी के शरीर में घुसती है ना, वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दीपा की जो दादी थी वो बहुत बुजुर्ग थी, दीपा की मम्मी लेडीज की इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी ऐसी एंटिटी को संभाल सके। जो भी था इसके पापा ने ही संभाला और इसके पापा को भी अकल आई कि, तो ये थी दीपा की कहानी। तो अगर आप भी किसी ऐसे पुल से गुजरते हो ना जहाँ पर बहुत टोने टोटके होते हैं, तो ऐसे पुल पे ना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और कोई भी आपको ऐसा जानवर दिखे जो आपको अपने ही परिवार से दूर ले जा रहा हो, तो कभी भी अपने परिवार से दूर मत जाना। और कभी भी खुले बाल करके तो कभी रात में निकलना ही मत। तो ये थी बनारस की रहने वाली दीपा की कहानी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी इस चैनल पर सुनाई जाए, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, आप उसमें हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। सो कीप वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स।